नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुमार जी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके साथ पिछली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड वार द्वितीय की विशेष परिचर्चा के लिए हम मौजूद हैं। आपको विश्व युद्ध द्वितीय के बारे में कई सारे तथ्य पहले से ज्ञात है। एक बार फिर से हम आपके साथ उन तथ्यों को रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। विश्व युद्ध द्वितीय जो है वह 1939 से 1945 के बीच एक व्यापक समय अंतराल में लड़ा गया और यह युद्ध पिछले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा विनाशकारी हुआ। जल, थल और वायु तीनों ही सेना जाहिर है इसमें भी शामिल हुए और इसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध भी कहा गया है। विश्व युद्ध प्रथम की ही तरह इसमें भी मोटे तौर पर जो दो धड़े थे उनमें पहला धड़ा जो था वह एक्सिस पावर, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया, और दूसरा धड़ा जो था वह मित्र राष्ट्रों का था। अब धुरी राष्ट्र में पहले ही की तरह जर्मनी तो शामिल था ही, इस बार जर्मनी के साथ इटली आ गए और जापान ने भी इनका साथ दिया। आपको ज्ञात है कि जापान और इटली पिछली मर्तबा मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुए थे। इटली ने ऐन वक्त पर संधि को त्यागते हुए दूसरे पक्ष का साथ दिया था और विश्व युद्ध प्रथम के परिणाम जो निकले, बाद में प्राप्त संसाधन के बंटवारे को लेकर इनमें मतभेद हो गया और इन दोनों ही मुल्कों ने इस बार जर्मनी का साथ देना बेहतर समझा। दूसरी ओर फ्रांस तो थे ही, वो सारे मूल देश थे। फ्रांस के साथ ब्रिटेन और यूएसए के साथ चौथा मुल्क यूएसएसआर। अब विश्व युद्ध द्वितीय में भी कई सारे कारकों ने मिलकर एक वातावरण निर्माण किया। इनमें से जो प्रमुख तौर पर गिनाए गए उनमें से वर्साय की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी, कहा यह गया कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए हैं। वो इसलिए कि हारा हुआ मुल्क विशेष तौर पर जर्मनी के साथ एक तरह से घोर अन्याय हुआ था और उनके सारे उपनिवेश, खनिज संसाधन इत्यादि छीन लिए गए। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया और सेना को सीमित रखने के लिए प्रतिबंधित किया गया। अब दूसरा जो फैक्टर था वह आर्थिक मंदी भी रहा। 1929 से 1930 के बीच जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की घटना घटित हुई, उसने एक तरह से जनता को त्राहिमाम कर दिया और वे अपने अपने मुल्क के सरकार के प्रति काफ़ी खफा चल रहे थे। ऐसे में जनता का एक तरह से एकात्मक तानाशाही सरकार को समर्थन मिला। एक और 1922 में जहां मुसोलिनी का इटली में इमरजेंस हुआ था, वहीं 1933 में हिटलर का जर्मनी में उदय हुआ। तो ये जो दोनों तानाशाही शासक रहे, इनको परिस्थितियों की मारी जनता द्वारा संपूर्ण बल मिला और ये बढ़ते ही चले गए। एक तरह से अपना मुसोलिनी द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत फासीवाद था, वह फासीवाद सिद्धांत चल पड़ा। वहीं हिटलर का नाजीवाद जो है, इस विचारधारा से जनता प्रभावित हुई। यहूदियों के विरुद्ध एक व्यापक जनसंहार भी आपको बाद के दौर में देखने को मिलता है। अब तीसरा फैक्टर तुष्टीकरण की नीति भी था। वो इस संदर्भ में कि जर्मनी जो फिर से एक बार सैन्य तौर पर सशक्त हो रहे थे और इनकी गतिविधियों का खबर फ्रांस और ब्रिटेन को था,
लेकिन ये उन दिनों मौन रहे इस अपेक्षा में कि एक मजबूत जर्मनी जो है यूएसएसआर की विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए ज़रूरी है। और ऐसे में जर्मनी क्या हुआ, अपनी गतिविधियों को निरंतर जारी रखता चला गया। वहीं जर्मनी के साथ ही साथ जापान में भी सैन्यवाद का उदय होता है। जापान भी सैन्य रूप से काफ़ी सशक्त हो रहा था। एक और फैक्टर जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार रहा, उसमें राष्ट्र संघ की असफलता भी था। अब राष्ट्र संघ जो था वह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया को महसूस हुआ था कि एक यूनियन जो है ऐसे मामलों में होने जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन राष्ट्र संघ जो है वह इटली की इथियोपिया पर कार्रवाई और जापान की मंचूरिया पर कार्रवाई जो हुई थी, उन आक्रमणों को रोकने में राष्ट्र संघ विफल रहा था। इनको अपनी कोई सेना नहीं थी। अब इस प्रकार की परिस्थिति में क्या हुआ कि 1 सितंबर को जर्मनी क्या करता है, पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण से ही जो है विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण होने के साथ ही 2 दिन पश्चात जो है ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध के मैदान में आ गया। उधर जर्मनी का रूस से अनाक्रमण समझौता हुआ होता है, किंतु शीतकालीन युद्ध के पश्चात फिनलैंड पर अभियान समाप्त होते ही जर्मनी द्वारा डेनमार्क और नॉर्वे पर अटैक हो जाता है। और इसके पश्चात क्या होता है, फिर फ्रांस पर वो अटैक करते हैं, डेनमार्क पर अटैक करते हैं और हॉलैंड पर भी अटैक कर देते हैं। इस तरह जर्मनी अपनी ओर से बढ़ता चला जाता है। फ्रांस पर जर्मनी की विजय के पश्चात 1940 ईस्वी में वह ब्रिटेन की ओर बढ़ते हैं। एक भारी संग्राम इन दोनों के बीच छिड़ता है और ब्रिटेन किसी तरह अपने आप को बचा पाता है। अब यूरोप पर नाजी प्रभुत्व कायम होने के पश्चात क्या होता है, युद्ध को वैश्विक स्तर पर ले जाया जाता है, जिसमें ग्रीस और यूगोस्लाविया पर भी वे कार्रवाई करते हैं। और इसके पश्चात रूस से जो रिबेनट्रॉप की संधि रहती है जर्मनी की, उसे रद्द कर वह रूस पर भी कार्रवाई कर देता है। सेवेस्टोपोल पर अधिकार होने के पश्चात जर्मनी मास्को को घेरने के लिए अभियान छेड़ता है और यहाँ पर एक तरह से हिटलर का वही हाल होता है जो 1 सदी पहले नेपोलियन का रूस के अभियान के दौरान हुआ था। भारी सर्दी का सामना करना पड़ता है और सैनिक जो है इस पूर्वी मोर्चे पर जाकर बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। उधर नवंबर 1941 में जापान जो है अचानक से अमेरिकी नौसैन्य अड्डा पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है और एक तरह से इसे नष्ट कर देता है। वो यही नहीं रुकता है, 1 सप्ताह के अंदर ही जापान फिलीपींस, बर्मा और हांगकांग पर भी चढ़ाई कर देता है। अब युद्ध में अमेरिका का प्रवेश होता है और 1942 से अमेरिका के लड़ाकू विमान जापान के कई कैरियर जहाज़ों के साथ एक युद्धपोत भी नष्ट कर देता है। जर्मनी की पहली पराजय स्टालिनग्राद में यूएसएसआर के हाथों होती है। उधर उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटेन भी अब कार्रवाई को तेज कर देता है, जिसमें इटली और जर्मनी की सेना द्वारा आत्मसमर्पण होने लगता है। रूसी सेना को पूर्वी मोर्चा पर सफलता मिलने के साथ ही वह अब आगे बढ़ता है और जर्मनी से खार्किव और कीव शहर को वापस छीन लेता है। फिर रूसी सेना आगे बढ़ती है और 21 अप्रैल 1945 को जर्मनी के शहरों पर अटैक करना आरंभ हो जाता है और बर्लिन की घेराबंदी की जाती है। बर्लिन पर घेराबंदी पड़ते ही अब हिटलर पर भारी दबाव पड़ता है और वे अपने आप को गोली मारकर हत्या कर लेते हैं। उधर इटली में क्या होता है, वहाँ की राष्ट्रभक्त जनता, एक तरह से विद्रोही जनता, मुसोलिनी को पकड़कर फांसी पर लटका देते हैं।
इस तरह से इन दोनों तानाशाहों का अंत होता है और 7 मई को जर्मनी के आत्मसमर्पण करते ही पूरे यूरोप में एक तरह से विजय दिवस मनाया जाता है। अब जापान इस युद्ध में फिर भी अड़े रहते हैं और जापान पर अमेरिका की कार्रवाई तेज होती है। जापान को बिना शर्त समर्पण करने के लिए अमेरिका का अल्टीमेटम और नहीं मानने की स्थिति में 6 अगस्त जो है और साथ ही 9 अगस्त 2 अलग अलग तिथि पर जापान के 2 अलग अलग शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया जाता है। एक व्यापक जनसंहार के पश्चात जापानी सरकार घोर संकट में आती है और वह बिना शर्त 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर देती है। अंत में विश्व युद्ध के परिणामों की एक चर्चा पहले फ्रांस और ब्रिटेन जो महाशक्ति के तौर पर थे, अब उनकी जगह यूएसए और यूएसएसआर उभरते हैं। दूसरा जो प्रमुख परिणाम होता है वह विऔपनिवेशीकरण की शुरुआत होती है और दुनिया इस बात को अब समझने लगती है कि इन विश्व युद्ध की जड़ में कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद ही है और अगर इन युद्धों को टालना है तो उपनिवेशवाद को समाप्त करना होगा। इसी के साथ एशिया और अफ्रीका में कई मुल्कों को आज़ादी भी मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक और महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में आता है। 24 अक्टूबर 1945 को आप देखेंगे एक मजबूत राष्ट्र संघ का निर्माण होता है और अंत में एक और जो महत्वपूर्ण असर इसका देखने को मिलता है वह है शीत युद्ध का दौर आरंभ होना यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। दरअसल जर्मनी के पोट्सडम सम्मेलन में इन 4 मुल्कों के बीच बैठक होता है जर्मनी को लेकर और उसे 4 टुकड़ों में काटने का प्रस्ताव चल रहा होता है। अंत में जर्मनी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर के जिम्मे आ जाती है और वहीं यूएसए के संरक्षण में अन्य देश पश्चिमी जर्मनी को अपने अधीन लेते हैं। अंत में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका के बारे में जिक्र करना भी परम आवश्यक है। इस युद्ध में भी भारतीय सेना 20 लाख से अधिक की संख्या में इनकी भागीदारी ब्रिटिश आर्मी के तहत हुई, जिसमें 90,000 से अधिक भारतीय सैनिक अलग अलग जगहों में शहीद हुए और भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी आचिन लेक का बयान आता है युद्ध के पश्चात कि यदि भारतीय सेना इन युद्धों में शामिल न होती तो ब्रिटेन दोनों ही युद्ध हार जाता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की परिस्थितियों का जिक्र करें तो 1942 में उपनिवेशवाद के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में अभियान तेज होता है और उधर जो है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज संगठन को पुनर्जीवित करते हैं। नेताजी जापान की सहायता से युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर 20 अक्टूबर को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार के गठन के साथ ही दिल्ली चलो का नारा देते हैं। साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी बुलंद करते हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ भारतीय सैनिक जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अभियान छेड़ती है। शुरुआत में नेताजी को आंशिक सफलता भी मिलती है। दुर्भाग्यवश जर्मनी और जापान की युद्ध में पराजय के साथ ही एक महान अभियान जो नेताजी द्वारा चलाया जाता है वे इसमें असफल हो जाते हैं। अब 1945 में उधर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है। प्रधानमंत्री एटली की पार्टी की उदारवादी नीतियों के तहत घोषणा कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे प्रयास को आगे ज़रूर बढ़ाएं। चैनल कुमार जी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।